नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी पीआरटी डीओई 20 मार्च 2022 को जो डीएसएसबी पीआरटी का पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अभी हम क्या करते थे, कुछ पार्ट्स में वीडियोज़ को लेकर आते थे, लेकिन अब हम ऐसा करने वाले हैं कि एक ही वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। पहले ऐसा होता था कि मैं 2 या 3 पार्ट में एक पूरा पेपर लेके आ रहा था, लेकिन अब हम एक ही वीडियो में पूरा पेपर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ करेंगे, सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। इसमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। बायगोस्की की एक अलग से पूरी की पूरी थ्योरी है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये सब आप देख लो, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो अभी। Who identified two core ideas in 19th century biology that shaped the newly emerging science of development psychology? 19वीं शताब्दी के जीव विज्ञान में दो मुख्य विचारों की पहचान किसने की, जिसने विकासात्मक मनोविज्ञान के नए उभरते विज्ञान को आकार दिया? यह काम किसने किया? यह काम किया है आर.वी. केन्स ने। केन से बोलो, केनर से बोलो, आर.वी. केन्स ने ये काम किया है। इन्होंने एक नई थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी दी है? इन्होंने डेवलपमेंट के लिए दो सिद्धांत बताया, दो बात कही इन्होंने। एक थ्योरी दी इवोल्यूशनरी थ्योरी और एक थ्योरी दी है एम्ब्रायोलॉजिकल थ्योरी। इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी सजेस्ट दैट स्पेसिफिक इवॉल्व ओवर द टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन वेयर ट्रेड्स दैट इम्प्रूव सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन बिकम मोर कॉमन इन फ्यूचर जनरेशन। जो अपनी सर्वाइवल में और रिप्रोडक्शन में इम्प्रूव कर लेते हैं, वे फ्यूचर जनरेशन में आपको बिल्कुल कॉमन मिलेंगे, यानी वो वाली प्रजाति आपको फ्यूचर जनरेशन में ज़्यादा मिलेगी। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमन बिहेवियर कॉग्निटिव प्रोसेस में हैव बीन शेप्ड बाय इवोल्यूशनरी प्रेशर। इस थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन का जो व्यवहार है और उसका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो किस तरह से विकसित हुई है। एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट ये बताता है focus on the development of an organism from fertilized egg to a fully formed individual, emphasize the stage process involved in his growth। एक अंडे से या एक एग से पूरा एक व्यक्ति बनना, ये प्रोसेस की स्टेजेस को बताता है। दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्टेज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये थ्योरी ह्यूमन की ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने में हमारी मदद करती है, किस प्रकार से किन स्तरों में ह्यूमंस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ये थी एक नई थ्योरी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डेवलपमेंट इज एज मच अ मैटर ऑफ द चाइल्ड एक्वायरिंग अ कल्चर एज इट इज अ प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बच्चे द्वारा सांस्कृतिक प्राप्त करने का उतना ही मामला है जितना कि यह जैविक विकास की प्रक्रिया है। चेंजेस, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन, निरंतरता और स्थिरता शामिल नहीं है। देखो, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट इज एज मच, यहाँ पे एज होगा, एज मच इज मैटर ऑफ द चाइल्ड एक्वायरिंग कल्चर एज इट इज अ प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ। कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट जो है वो बायोलॉजिकली भी होता है और सोशली भी होता है। बच्चा जो चीज़ें हैं वो अपने कल्चर से भी एक्वायर करता है और धीरे धीरे साथ के साथ बायोलॉजिकली ग्रोथ भी उसकी होती रहती है। लेकिन सेकंड ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि चेंजेस, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी ये पार्ट नहीं होते, ये इन्वॉल्व नहीं होते डेवलपमेंट प्रोसेस में। डेवलपमेंट की प्रोसेस में चेंजेस यानी परिवर्तन होता है, डेवलपमेंट कंटिन्यूटी होता है, कंटिन्यू होता है, और स्टेबिलिटी भी डेवलपमेंट में आती है। एक समय पर स्थिरता भी आ जाती है, जैसे कि हाइट एग्जाम में पे जाकर रुक जाती है कि आप इससे ज़्यादा ऊंचे नहीं हो सकते। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी डेवलपमेंट चेंजेस ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की वजह से डेवलपमेंट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द चाइल्ड विथ एनवायरनमेंट, बच्चे का पर्यावरण के साथ जो अंतःक्रिया होती है उससे विकास होता है। दोनों ही सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रायंट एंड ट्रेवासो
व्यू ऑन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रीजनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ब्रायंट और ट्रेवासो ने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है पियाजे की, उस पर कुछ तर्क किए हैं। अब उनके हिसाब से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन है दे आर एग्रीड विद द व्यू ऑफ द पियाजेट अकाउंट ऑफ ट्रांजिटिविटी, वे पियाजे की परागमन के विचार से सहमत हैं। सेकंड है दे शोड दैट द चिल्ड्रन कुड सोल्व ट्रांजिटिविटी टास्क एट अ रेदर यंगर एज, उन्होंने दिखाया कि बच्चे कम उम्र में ही परागमन कार्यों को हल कर सकते हैं। देखिए इसका सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। ये पियाजे के जो ट्रांजिटिविटी के विचार हैं, जो थॉट्स हैं, उससे ये लोग डिसएग्री थे, इससे ये लोग थे डिसएग्री। डिसएग्री इस प्रकार से थे, पियाजे ने बोला कि बच्चों के अंदर जो तर्क करने की क्षमता है वह समय के साथ आती है। इन्होंने बोला कि तर्क करने की क्षमता एज से ज़्यादा इस पर डिपेंड करती है कि बच्चे को उसके बारे में ज्ञान है या नहीं है। यानी इन्होंने बताया कि ये बच्चे की मेमोरी पर निर्भर करती है। बच्चे की मेमोरी में अभी यदि कोई चीज़ पहुंची ही नहीं है तो वो उस पर तर्क कैसे कर पाएगा। जैसे पियाजे कहते हैं कि कम ज़्यादा बच्चे नहीं समझ पाते कि पतले बर्तन में ज़्यादा पानी होगा, चौड़े बर्तन में चौड़ा बर्तन पतला बर्तन दोनों में समान पानी होता है, लेकिन बच्चे पतले को ज़्यादा बताते हैं। वो इसलिए बता पा रहे हैं कि क्योंकि अभी उनकी मेमोरी में चौड़ा पतले का कॉन्सेप्ट फिट नहीं हुआ है, तो इसलिए ये पियाजे के इस विचार से डिसएग्री थे। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली सेकंड। ब्रायंट एंड ट्रेवासो disagree with Piaget in the development of transitivity only at concrete operational stage। पियाजे ने क्या बोला था कि ट्रांजिटिविटी जो होती है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे ही आती है, इस चीज से डिसएग्री थी। इन्होंने बोला पहले भी आ सकती है। दे प्रोवाइडेड एविडेंस दैट फेलियर टू ड्रॉ transitivity at the pre-operational stage is the result of memory deficit rather than a logical reasoning limited। इन्होंने क्या बताया कि जो ट्रांजिटिविटी है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी आ सकती है, क्योंकि यह मेमोरी के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग के लिमिटेशन नहीं है, कि लॉजिकल रीजनिंग अभी डेवलप नहीं हुई है, इस वजह से है क्योंकि उनके पास अभी उस प्रकार की मेमोरी नहीं है। तो ये था ब्रायंट एंड ट्रेवासो का थोड़ा सा एक तर्क, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल एंड बायोलॉजिकल मार्कर्स ऑफ मिडिल चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मध्य बाल अवस्था के सामाजिक और जैविक चिन्हों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है इरप्शन ऑफ द फर्स्ट एडल्ट टीथ एज द मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड। जब बच्चा मध्य बाल अवस्था में होता है तो पुराने टीथ जो होते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, वे टूट जाते हैं और जो परमानेंट दांत हैं वो आ जाते हैं। दिस इज ग्रोथ स्प्रेट ऑफ द ब्रेन बिटवीन द एज ऑफ 5 and 7 years। बिल्कुल सही बात है। स्पेशली इन द रीजन ऑफ फ्रंटल लोब, सबसे ज़्यादा मस्तिष्क का विकास इस अवस्था में होता है, और विशेष रूप से ललाट लोब का। तो ये भी सही है, दोनों ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट विच टर्म इज गिवन टू नॉलेज अबाउट पीपल एंड देयर अफेयर्स। सामाजिक विकास के संदर्भ में लोगों और उनके मामलों के बारे में ज्ञान को कौन सा शब्द दिया जाता है? सोशल कॉग्निटिव, मैकेनिकल कॉग्निशन, थ्योरी ऑफ माइंड, फॉल्स बिलीफ टास्क। सामाजिक अनुभूति, यांत्रिक अनुभूति, मन का सिद्धांत या मिथ्या विश्वास। देखो सीधा सीधा लिखा है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट किसके अंदर जाएगा? आपका सोशल कॉग्निशन के अंदर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। व्यवहार के संदर्भ में कौन सा व्यवहार स्वैच्छिक व्यवहार है जिसका उद्देश्य किसी और की मदद करना है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहेवियर विच बिहेवियर इज वॉलेंट्री बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू हेल्प समवन एल्स। देखो कौन सा व्यवहार है जिसका उद्देश्य औरों की मदद करना है, दूसरों की मदद करना है, कौन सा होगा? प्रो सोशल बिहेवियर ही होगा, समाजोपकारी व्यवहार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कैरेक्टराइजिंग द डायनेमिक प्रिंसिपल दैट अंडरलाइन आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन डेवलपमेंट एक्सप्लेनेशन। को रेखांकित करने वाले गतिशील सिद्धांतों की विशेषताएं विकासात्मक व्याख्या में मौलिक महत्व की है। हिंदी में तो मुझे नहीं आया समझ में, इंग्लिश में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, स्वय संगठन,
रिडक्शन कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता को कम करना। इसे बोलते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टराइजिंग ऑफ डायनेमिक प्रिंसिपल दैट अंडरलाइन फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन डेवलपमेंट एक्सप्लेनेशन। डेवलपमेंट एक्सप्लेनेशन का जो फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है वो है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। यदि खुद को सही से संगठित कर लिया है तो आपका विकास और बेहतर तरीके से हो सकता है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज देयर बिहेवियर। एक व्यक्ति है जो खुद के बिहेवियर को अच्छे से संगठित करता है टू क्रिएट ऑर्डर थ्रू इंटरेक्शन विथ ईच अदर रेदर देन थ्रू एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन और इंटरवेंशन। बाहरी किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन की अपेक्षा वे अंदर से ही खुद को अच्छी तरीके से क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेता है ताकि उसका बिहेवियर अच्छी तरीके से चल सके। तो ये डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा पार्ट है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। हमें भी अपने अंदर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, खुद को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना चाहिए। हु कॉल्ड इन्फेंसी द स्टेज ऑफ सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। शेष अवस्था को संवेदी गतिशील विकास की अवस्था किसने कहा है? तो ये कहा है पियाजे ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हाट इज मीन्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या समाधान के संदर्भ में समस्या अंत समस्या समाधान क्या है? इट डेवलप्स सिग्निफिकेंटली इन द यंग एज। ये छोटी उम्र में काफ़ी विकसित होती है। सेकेंड है फॉर ओल्डर चिल्ड्रन द टावर ऑफ हनोई पजल इज ऑफन यूज्ड। हनोई पजल जो है काफ़ी ज़्यादा यूज होती है टू स्टडी मीन्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी साधन अंत समस्या समाधान के लिए। तो ये हनोई पजल क्या होती है? हनोई पजल में एक ऐसा ऐसे ये टेढ़ा बन गया, ऐसे पार्ट्स होते हैं, इनमें गोलों को रखना होता है और क्रम से रखना होता है। पहले छोटा आना चाहिए, फिर उससे बड़ा और नीचे सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सेकंड नहीं है, फर्स्ट ही है। हनोई टावर जो होता है वो इस मीन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही होता है, जो बहुत छोटी उम्र में नहीं आती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ओनली सेकंड। तो इस प्रकार से होती है कुछ हनोई पजल। अब इसमें ये बोलेंगे कि इस वाले को भरो, इस वाले में ऐसे आपको फिल करना है सारे कि जो सबसे छोटा है वो सबसे ऊपर और सबसे बड़ा जो है वो सबसे नीचे रहेगा। जैसे अगर ये इसमें सेकंड को इस पर डाल देगा वो फिर फर्स्ट पे इसको डाल देगा, थर्ड को यहाँ डालना पड़ेगा, फिर फर्स्ट को यहाँ हटाएगा, फिर सेकंड को यहाँ डालेगा। तो इस तरह से इसमें कंप्लीट ये कर पाएगा। तो ऐसे ही इनको करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमन अप्रोच ऑन मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है डेमन ने, इसके बारे में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है डेमन यूज्ड ओनली हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन देयर स्टडी। गलत है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन का प्रयोग नहीं करा था इन्होंने रियल लाइफ सिचुएशन का प्रयोग करा था। डोमेन ने अपने अध्ययन में केवल काल्पनिक स्थितियों का प्रयोग करा, नहीं करा, वास्तविक स्थितियों का प्रयोग किया था। एज पर द डोमेन्स फोर्थ लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बाय 10 और 11 ईयर्स द नोशन ऑफ फेयरनेस इज इन प्लेस। डेमन के वितरणात्मक न्याय के चौथे स्तर के अनुसार 10 या 11 वर्ष की आयु में निष्पक्षता की धारणा लागू होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 2। देखिए डोमेन ने दी थी 5 अवस्थाएं। कितनी स्टेज दी इसने? 5 स्टेज दी। वे 5 स्टेज या 5 लेवल कहते हैं शायद। तो 5 लेवल कैसे थे, तो हम उन सब लेवलों को अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थे 5 लेवल। फर्स्ट और सेकंड लेवल जो होते हैं उसमें सिंपल सेल्फ इंटरेस्ट चलता है। थर्ड लेवल में सेल्फ इंटरेस्ट के साथ आर्बिट्ररी जस्टिफिकेशन भी होता है, खुद का फायदा तो देखता है, साथ में वो न्याय को भी देखता है। फोर्थ में स्ट्रिक्ट इक्वलिटी की बात करता है, ये कोलवर्क की उसी थ्योरी के हिसाब से जिसमें बच्चा लॉ एंड ऑर्डर को मानता है। और फिफ्थ में डिस्ट्रीब्यूटिव कैलकुलेशन एंड नीड, इसमें वह देखता है कि ज़्यादा लोगों के लिए जो व्यवहार सही है वह व्यवहार अपनाना चाहिए या उसी को नियम बनाना चाहिए। ये इनकी सारी लेवल्स है डिटेल में। लेवल 1 एंड 2। लेवल 1 एंड 2 फोकस ऑन पर्सनल गेन, बेसिंग योर रीजनिंग प्योरली ऑन द व्हाट द इंडिविजुअल कैन गोट आउट ऑफ द नेगोशिएशन। किसी से नेगोशिएट करके क्या वह गेन कर सकता है, सिर्फ इसके बारे में सोचता है फर्स्ट और सेकंड लेवल में। लेवल 3 इन्वॉल्व्स एवेडिंग टू स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट शेयरिंग। शेयरिंग के लिए स्ट्रिक्ट रूल है, जैसे जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा लंच शेयर करूंगा, तुम मेरे साथ अपना लंच शेयर करो, इस तरह का। दिस लेवल मिरर्स पियाजेस मॉरल रियलिज्म स्टेज। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है
ये लेवल पियाजे की किस लेवल से जुड़ी हुई है? पियाजे की रियलिज्म स्टेज से जुड़ी हुई है। लेवल 4 requires the individual to base their decision over distribution through calculation। कैलकुलेशन के आधार पर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका। लेवल 5 is where reasoning is based on the understanding that some individuals should have special consideration due to disadvantages। कुछ लोगों को कुछ स्पेशल कंसिडरेशन मिल रहा है क्योंकि उन्हें उस समय उस प्रकार के एडवांटेज नहीं मिले थे। इस प्रकार से 5 लेवल, इनको एक बार पढ़ लेना अच्छे से और इस तरह से याद कर लेना। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एरर लग रहा है इस वजह इस चीज़ का, क्योंकि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे ओवर लिखा है, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रो कैलकुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रो कैलकुलेशन की जगह इंडिविजुअल खुद के डिसीजन के हिसाब से चीज़ें देखता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भावनात्मक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, वेरी यंग इन्फेंट हैव इमोशनल स्टेटस एंड कैन इमिटेट द इमोशंस एक्सप्रेशंस टू अदर। बहुत छोटे शिशु में भावनात्मक अवस्थाएं होती हैं, वे दूसरों की भावनात्मक अभिव्यक्ति की नकल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। प्री स्कूल चिल्ड्रन यूज इमोशनल लेवल्स टू टॉक अबाउट देयर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स। प्री स्कूल के बच्चे अपनी और दूसरों की भावनाओं के बारे में बात करने के लिए भावनात्मक लेवल का प्रयोग करते हैं। यह भी सही है, दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्री नेटल डेवलपमेंट इज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू विच स्टेज। जो पूर्व गर्भ धारण अवस्थाएं होती है उनको पारंपरिक तौर पे कितने भागों में बांटा गया है? जर्मिनल, एम्ब्रायोनिक एंड फीटल। तो तीनों ही अवस्थाओं में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। ये तीनों अवस्थाएं किस किस प्रकार से हैं, इनका टाइम पीरियड याद रखना कि पहली अवस्था 0 से 2 सप्ताह की होती है, दूसरी अवस्था 3 से 8 सप्ताह की, और उसके बाद 9 सप्ताह से लेकर जन्म तक की। क्वेश्चन नंबर 15 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी द इनिशियल करेक्शन ऑफ द इन्फेंट विद द एनवायरनमेंट इज। करेक्शन बोल दिया शायद मैंने, कनेक्शन है ये। इनिशियल कनेक्शन ऑफ द इन्फेंट विद एनवायरनमेंट इज। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार शिशु का पर्यावरण के साथ प्रारंभिक संबंध क्या है? एलिमेंट्री है, यानी प्राथमिक संबंध होता है। थ्रो सिंपल रिफ्लेक्स, सिंपल रिफ्लेक्स के माध्यम से होता है। दोनों ही सही है, एलिमेंट्री भी होता है और सिंपल रिफ्लेक्स के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु रोट चिल्ड्रंस माइंड बुक। अब ये देखो, ये मैंने ट्रांसलेट किया होगा लेकिन कई बार हो जाता है, तो ये इंग्लिश का इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो चिल्ड्रंस माइंड से नाम की बुक किसने लिखी थी? तो ये बुक लिखी थी आपकी मार्गरेट डोनाल्डसन। मार्गरेट डोनाल्डसन ने चिल्ड्रंस माइंड बुक लिखी थी। ये क्वेश्चन हालांकि छोड़ने वाले होते हैं, याद हो तो कर दो, नहीं हो तो छोड़ दो, किसी का ही पूछ लेते हैं इसमें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइल्ड रिकॉग्नाइजिंग पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बच्चे द्वारा लोगों को पहचानने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेबीज नॉर्मली हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल देयर सेंसेस टू हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। ये बात बिल्कुल ठीक है। बच्चे जो होते हैं आमतौर पर पहचान के लिए अपनी सभी इंद्रियों से जानकारी जुटाते हैं, इन्हें अपनी इंद्रियों से ही जानकारी मिलती है। सेकंड है, बुस्नेल एस्टिमेटेड दैट 11-12 hours experience is sufficient for the newborn baby to develop a preference for looking at the mother face। 10 से 12 घंटे का समय बहुत होता है बच्चे के लिए अपनी माँ के चेहरे को देखने की प्राथमिकता के लिए। दोनों ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्ली सोशल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रारंभिक सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोल्डविन आर्ग्यूड दैट इमिटेशन बिगन्स इन द रेपिटेटिव एक्टिविटीज ऑफ बेबीज। ठीक है, सही है ये। पियाजे डिस्क्राइब्ड अ सीरीज ऑफ अचीवमेंट culminating in representations whereby the baby infers to correspondence between self and others। बच्चा एक दूसरे के साथ पत्राचार बनाने के लिए कुछ प्रतिनिधित्व, कुछ रिप्रेजेंटेशंस अपने माइंड में बना लगता है। ये बात पियाजे ने बोली थी, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये पियाजे ने ही बोला था। दोनों ही ऑप्शन सही है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल व्हाट इज बुलिंग? स्कूल के संदर्भ में बदमाशी क्या है या बुलिंग करना क्या है? इट इज़ द एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप। ये दोस्ती को समझने का कार्य है? बिल्कुल नहीं है, ये तो परेशान करने का कार्य है। इट इज़ एग्रेशन दैट ऑकर्स इन द पीयर ग्रुप ड्यूरिंग द स्कूल ईयर्स। यह आक्रामकता है जो स्कूल के वर्षों के दौरान साथियों के समूह में होती है। सेकंड वाला बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ द फीटस इज करेक्ट? भ्रूण भ्रूण का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सही है? द वेरी फर्स्ट डिक्टेबल मूवमेंट ऑफ द एम्ब्रो इज द मूवमेंट ऑफ देयर हैंड। नहीं, मूवमेंट ऑफ देयर हैंड नहीं होता, मूवमेंट ऑफ देयर लेग होता है। पहली हरकत हाथ की नहीं होती, पैर की होती है। बाय 16 वीक्स द फीटस रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल टच इन लोकलाइज्ड टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। 16 सप्ताह तक भारी स्पर्श के प्रति भ्रूण की प्रतिक्रिया संपर्क क्षेत्र तक ही सीमित हो जाती है। बिल्कुल सही है, सेकंड वाला सही है। सेकंड में वो जो टच है उसको वो फील करने लगता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली सेकंड। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का स्तर नहीं है? लोकल लेवल होती है, स्टेट लेवल होती है, सॉरी नेशनल लेवल होती है, मेट्रोपॉलिटन लेवल नहीं होती। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाइगोस की स्टेट्स दैट अ चाइल्ड प्रोग्रेस थ्रू 3 स्टेजेस इन डेवलपमेंट लैंग्वेज फंक्शंस। वाइगोस की कहते हैं भाषा संबंधी कार्यों के विकास में एक बच्चा 3 चरणों से गुजरता है। कौन कौन से चरण हैं? सबसे पहले जो होती है बच्चे के अंदर सोशल स्पीच होती है। सोशल स्पीच के बाद ईगो सेंट्रिक स्पीच बन जाती है और वही ईगो सेंट्रिक स्पीच आगे जाके इनर स्पीच बन जाती है। नेगेटिव स्पीच नाम की कोई चीज़ बच्चे के अंदर नहीं होती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच एक्ट इनिशिएटेड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज? किस अधिनियम ने विकलांग छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पेशेवरों के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, beliefs and assumptions about which of the following influences the actual teaching learning process and practice? निम्नलिखित में से कौन सी मान्यताएं वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं और प्रथाओं को प्रभावित करती हैं? कौन कौन सी चीज़ है जो आपकी विद्यालय है इसको प्रभावित करेंगी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन। क्लासरूम इंटरेक्शन का जो क्रिया है, अंतः क्रिया की प्रक्रिया है, वह प्रभावित बिल्कुल करती है। मॉडल ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन के तरीके, ये इसे भी प्रभावित करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट स्टेटमेंट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक वेरियस फॉर्म्स एंड ऑपरेट्स थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात। लिंग भेदभाव विभिन्न रूप में ले सकता है और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित होता है। सेक्स इज नेचर गिवन, लिंग प्रकृति प्रदत्त है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी इज नॉट चेंजेबल, लिंग असमानता परिवर्तनीय नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। जो बच्चे का जेंडर होता है, जेंडर की क्वालिटी जो होती है वो चेंज हो जाती हैं, असमानताएं जो होती हैं, लेकिन जो सेक्स की क्वालिटी है वो चेंज नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि मेल और फीमेल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिसके आधार पे हम दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जेंडर क्या कहता है? जेंडर ये कहता है कि लड़कियां खाना पकाती हैं, लड़के बाहर जाते हैं, लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, जबकि लड़के बैट बॉल या मोटर कार से खेलते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी अफेक्ट्स द इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड सोसाइटी, बिल्कुल अफेक्ट करती हैं, इसका प्रभाव सब पर पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब भी जेंडर सेक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे इंग्लिश में ही पढ़कर करें, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी या एक सलाह रहेगी।
हिंदी में कुछ भी ट्रांसलेट आ सकता है, इंग्लिश में सही लिखा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, हु हैज रिटन द बुक झूठन बेस्ड ऑन देयर लाइफ। झूठन एक आत्मकथा है जिसे लिखा था ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच चैप्टर ऑफ द राइट of children to free and compulsory education act 2009 we talked about the responsibilities of schools and teacher। स्कूल एंड टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम आरटी एक्ट के कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं? तो हम ये पढ़ते हैं चैप्टर 4 में। ऑप्शन नंबर सी। चैप्टर 1 में क्या दे रखा है? चैप्टर 1 में जो प्रस्तावना है, शब्दावली है, उससे परिचित कराया गया है। चैप्टर 2 में आरटी एक्ट 2009 के विस्तार के बारे में, यानी उन्हीं को थोड़ा विस्तार से एक्सप्लेन करा है। चैप्टर 3 जो है, इसमें जो आपकी सरकार है या जो आपकी गवर्नमेंट है, सरकार के इसको लेकर क्या दायित्व हैं वो बता है। ऐसे टोटल 7 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 हो गए। जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 में बताया है प्रारंभिक पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। प्रारंभिक पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, प्रारंभिक शिक्षण पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। चैप्टर 6 में बताया गया है बालक के अधिकारों के बारे में, बालकों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में, उसके जो बच्चे के राइट्स हैं उसके बारे में। और चैप्टर 7 मिसलेनियस है। ठीक है, ऐसे कुल मिला के 7 चैप्टर हैं, ये याद रखिएगा, और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज कैन बी यूज्ड टू एनहेंस द मोटिवेशन लेवल ऑफ द लर्नर। बच्चों के प्रेरणा स्तर को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं? स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू मेक डिसीजन। छात्रों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये काम किया जा सकता है। स्टूडेंट्स शुड बी प्रेज्ड फॉर डिजायरेबल बिहेवियर। बच्चों को वांछनीय व्यवहार के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। ये काम भी हम कर सकते हैं। अ टीचर शुड स्पेंड मोर टाइम ऑन स्टूडेंट्स वीकनेस। एक शिक्षक को छात्र की कमजोरियों पर अधिक समय देना चाहिए। ये ठीक है, ये काम शिक्षक को करना चाहिए, लेकिन बच्चों की प्रेरणा के स्तर को बढ़ाने के लिए ये हम नहीं कर सकते, या उसमें ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थ्री ऑल ऑफ दिस दिया रेखा होता तो हम उस तरफ जा सकते थे। यहाँ पर हमें फर्स्ट और सेकंड को तो लेना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड कुछ हद तक ठीक है, बट ये है कि हम उसे छोड़ नहीं सकते फर्स्ट एंड सेकंड को। कमजोरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ऐसा ध्यान देना है कि वह उसकी कमजोरियाँ दूर हो जाएं। There are 4 major elements of an effective learning activity. Which of the following is not one of those elements? प्रभावी शिक्षण गतिविधि के 4 प्रमुख तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उन तत्वों में से एक नहीं है? ए फिजिकल एफर्ट, स्पॉन्टेनियस इन्वॉल्वमेंट, चैलेंजिंग और फोकस्ड। देखो, प्रभावी शिक्षण की गतिविधि में सहज भागीदारी भी आता है, चैलेंजिंग्स भी आते हैं और फोकस्ड भी आता है, लेकिन फिजिकल एफर्ट शारीरिक प्रयास इसके अंतर्गत नहीं आता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ओपन द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ने शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए सूचना की संभावनाएं खोली। किसने खोली? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने। बिल्कुल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से काफ़ी संभावनाएं खुल गई हैं। जो आज मैं यहाँ पर एमपी के छोटे से शहर में बैठकर आपको कोई जानकारी दे पा रहा हूँ, तो ये आईसीटी का ही कमाल है। ये शिक्षक के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये भी काफ़ी बेहतर चीज़ है टीचर्स के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ऑफिशियल आंसर की मैं इसका आंसर ओनली डी दिया था, लेकिन शायद 2022 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना डेवलप नहीं हुई होगी, लेकिन आज के समय काफ़ी अच्छी डेवलप हो गई है। 2 साल हो गए हैं उस बात को। फ्रॉम द साइकोलॉजिकल एंगल, व्हाट इज़ द नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है? डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड सिक्योर फीलिंग इन द ग्रुप, समूह में सुरक्षित और संरक्षित भावना का विकास, कॉन्फिडेंस इन द इंडिविजुअल एबिलिटी एमंग द डाइवर्सिटी, विविधता के बीच व्यक्तिगत क्षमता में विकास। दोनों ही सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन में
एक समूह में बच्चे के अंदर खुद के लिए सुरक्षित और संरक्षित की भावना होना चाहिए। और यहाँ पर डाइवर्सिटी होते हुए भी आपको साथ में लेके चलना है। आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि डाइवर्सिटी आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच एजुकेशन इज अ न्यू अप्रोच टूवर्ड्स एजुकेटिंग द चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिफिकल्टीज। विकलांगता और सीखने की कठिनाइयों वाले बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में कौन सी शिक्षा एक नया दृष्टिकोण है। विकलांग और लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए ही इंक्लूसिव एजुकेशन को शुरू किया गया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा कौन सा कथन सही है। लेविंग एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, हाँ कर लगाना संग्रह करना ये काम हो जाता है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड वाटर सोर्सेज कॉमन रिसोर्सेज, सड़कों जल स्रोतों और सामान्य संसाधनों का निर्माण रख रखाव ये भी हो जाता है। कंडक्टिंग इलेक्शन एवरी 6 ईयर, एक तो 6 साल में नहीं होते 5 साल में चुनाव होते हैं। और ये ग्राम सभा का ग्राम पंचायत का काम नहीं है चुनाव कराना, इसके लिए अलग से पंचायत समिति निर्वाचन आयोग बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इट स्टार्टेड ऑन 30 जुलाई 1903, 1903 में नहीं, ये 1905 में हुआ था। इट एम्ड टू एक्सेप्टिंग फॉरेन गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करना था, उसको रिजेक्ट करना था, अस्वीकार करना था। देयर वर स्ट्राइक्स स्टेज्ड अराउंड द कलकत्ता, इस कलकत्ता के आसपास हड़तालें हुई थी, तो हड़तालें तो हुई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड अकेला ही इसका राइट आंसर है, बाकी दोनों गलत है। और हमें यही बताना था कि कौन कौन से गलत हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ इमिटेशन। नकल के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द electing effect is related to response of the model, not to his her behavioral characteristics as per state। उद्दीपन प्रभाव मॉडल की प्रतिक्रियाओं से संबंधित है, ना कि उसकी व्यवहार संबंधी विशेषताओं से। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो इलेक्टिंग इफेक्ट होता है इसमें व्यक्ति ये देखता है कि उसके आसपास जैसा बिहेवियर हो वैसे बिहेवियर करने लगता है। जैसे हॉल में बैठा है, एक ने ताली बजाई तो पूरी हॉल ताली बजाने लगी। The modeling effect involves acquiring new behavior as a result of observing model। ये बात भी सही है। मॉडलिंग इफेक्ट में व्यक्ति सामने वाले को ऑब्जर्व करके उसी के जैसा व्यवहार अपना लेता है। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके कुछ बिहेवियर हैं। मॉडलिंग बिहेवियर आपने यहाँ समझ लिया, इलेक्टिंग बिहेवियर समझ लिया। एक इनहेबिटरी बिहेवियर होता है और एक डिसइनहेबिटरी बिहेवियर होता है। इनहेबिटरी बिहेवियर में व्यक्ति ये करता है, उसने देखा कि कोई काम करने पर किसी को दंड मिला तो वह उस काम को करना बंद कर देगा। और डिसइनहेबिटरी में देखता है कि किसी काम को करने से किसी को उन्नति मिलती है या वाहवाही मिलती है तो वह उस काम को करने लगता है, उस बिहेवियर को सीख लेता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर इंडियन सेक्युलरिज्म अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्षता के लिए कौन सा कथन सही है। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेटेड अदर, बिल्कुल सही है। एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता। द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन, ये भी ठीक है। राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता। इट लीड्स कम्युनल डिसहार्मनी, ये गलत है। इससे सांप्रदायिक बेमानस से पैदा नहीं होता, इससे तो सब लोग अपने अपने धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से रहते हैं, अपने अपने त्योहार मनाते हैं। तो पहला और दूसरा सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। पार्टिकुलर टू जनरल इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, विशेष से सामान्य शिक्षण की आगमन विधि, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। तार या इसे हम बोलते हैं अमूर्त से मूर्त।
शिक्षण की निगमनात्मक विधि, दोनों ही सही है। आगमन विधि जो आपकी चलती है उदाहरण से नियम की तरफ, उदाहरण विशेष होता है, नियम सामान्य होता है, तो पहला सही है। और निगमनात्मक विधि जो नियम से उदाहरण की ओर चलती है, यानी नियम जिसे हमने देखा नहीं है उससे जो चीज़ देखी है वहां तक हम जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38 है, पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑफन रिवार्डेड देयर चिल्ड्रन फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ लर्निंग टास्क। माता पिता और शिक्षक अक्सर अपने बच्चे को सीखने के कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए पुरस्कृत करते हैं। दिस प्रैक्टिस स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेशन इन अ स्टूडेंट। यह अभ्यास एक छात्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा को उत्तेजित करता है। देखिए क्या कर रहे हैं, टीचर रिवार्ड दे रहे हैं, टीचर और पेरेंट्स। रिवार्ड देना किस में आएगा, बाहरी अभिप्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आएगा। ऑप्शन नंबर ए ओनली टू करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, साथियों के समूह के बारे में हिंदे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सम्मिलित है। विथ रेफरेंस टू द मीनिंग ऑफ पीयर ग्रुप विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। सामंजस्य समूह के अंतर्गत व्यक्तियों को अनुक्रमित करना, कोहेसन, ऑर्डरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ ग्रुप, पदानुक्रम, समूह के अंतर्गत एकता और समावेश का स्तर, हायरार्की, लेवल ऑफ यूनिटी एंड इंक्लूजन विद इन अ ग्रुप। देखो इन्होंने उल्टा दे रखा है। सामंजस्य में आता है कि समूह के अंतर्गत एकता और समावेशन का स्तर, और पदानुक्रम में आता है समूह के अंतर्गत व्यक्तियों को अनुक्रमित करना। ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, द सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड इंक्लूजन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। यह प्रक्रिया केंद्र में कब प्रायोजित हुई थी या किस वर्ष में यह लागू की गई थी। यह लागू की गई थी 1974 1974 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की प्रकृति क्या है। गणित लॉजिकल होता है, प्रिसाइज होता है, सिंबॉलिक होता है, और स्ट्रक्चर्ड वे में अध्ययन होता है, या स्ट्रक्चर्स का इसमें अध्ययन किया जाता है। स्ट्रक्चर्स का अध्ययन आएगा, जो विभिन्न रचनाएं होती हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सिलेंडर है, पिरामिड, ये सब कुछ। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, वेरियस स्टडीज हैव आल्सो प्रूवन दैट two areas of the left hemisphere of the brain are concerned with language। लेफ्ट ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो लैंग्वेज के साथ कंसर्न होता है, ये बात बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट अबाउट दोज एरिया। इन एरिया के बारे में कौन, या इन क्षेत्रों के बारे में कौन से कथन सही है। डैमेज ऑफ वर्निक्स एरिया, प्रॉब्लम इन स्पीच प्रोडक्शन। डैमेज ऑफ ब्रोकास एरिया, प्रॉब्लम इन स्पीच कॉम्प्रीहेंशन। ये भी यहाँ पे उल्टे दे रखे हैं। अगर वर्निक क्षेत्र के नुकसान को होता है क्षेत्र को नुकसान होता है तो समझ में समस्या आती है, और ब्रोका क्षेत्र को नुकसान होता है तो उत्पादन में समस्या आती है। इसका ये होगा और इसका ये होगा, तो हमारा फिर आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नीदर वन नॉट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गणनात्मकता एक संग्रह में वस्तुओं के क्रम को संदर्भित करता है। काउंटरलिटी रेफर्स द ऑर्डर ऑफ द आइटम्स इन अ कलेक्शन। क्रमबद्धात्मकता संग्रह के आकार को संदर्भित करती है। सिस्टमेटिकली रेफर्स टू द साइज ऑफ द कलेक्शन, ये भी उल्टा दे रखा है। क्रमबद्धता वस्तु का क्रम बताती है। क्रमबद्धता यानी जो सिस्टमेटिकली होता है, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है कि ये चीज़ 3rd नंबर पर है, ये चीज़ 6th नंबर पर है, ठीक है। और जो आपकी काउंटरलिटी होती है, इसको कार्डिनलिटी बोलते हैं वैसे, इसके अंदर 1 2 3 4 आता है। चीज़ों को काउंट करने के लिए या उनका साइज बताने के लिए, कलेक्शन का साइज बताने के लिए उपयोग किया जाता है। ये दोनों उल्टे दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे नहीं पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन सही है।
द फर्स्ट लैंग्वेज विच शुड बी टॉट इन स्कूल शुड बी द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, बिल्कुल सही। स्कूल में पढ़ाई जाने वाली जो पहली भाषा है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इंग्लिश और एनी मॉडर्न लैंग्वेज कैन बी टॉट, बिल्कुल सही है। दूसरी भाषा के संदर्भ में हिंदी भाषाई क्षेत्रों में दूसरी भाषा या तो अंग्रेजी हो सकती है या कोई भी मॉडर्न और रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। तो दोनों ही सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, तब क्या होता है जब बच्चे निर्देशों के पूरे क्रम को सुनते हैं और उनका पालन करते हैं, शिक्षक जो कहे वह करना। What happens when children listen and follow a full sequence of instruction? बच्चे सुन रहे हैं और फुल सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसा टीचर कह रहा है वैसा बच्चे कर रहे हैं, इसे बोलते हैं TPR। और TPR दिया था डॉक्टर जेम्स आशेर ने, डॉक्टर जेम्स आशेर ने TPR दिया था, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टीचर जो कुछ कहता है, टीचर के कहे अनुसार बच्चे पूर्ण रूप से उसी तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, उसे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, डिस्कवरी लर्निंग इज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन। खोज आधारित शिक्षण एक जांच आधारित शिक्षण पद्धति है। ये पद्धति निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि के सिद्धांत पर, बिल्कुल सही। प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंस, उद्देश्यपूर्ण अनुभवों के सिद्धांत पर, ये भी सही है। दोनों ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 47 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल वैल्यू ऑफ स्टोरीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहानियों के शैक्षिक मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है इट कैन इंट्रोड्यूस द चाइल्ड टू अदर कल्चर एंड एटीट्यूड्स। यह बच्चों को अन्य सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से परिचित कराता है, बिल्कुल ठीक है। कहानियों से बच्चे अन्य कल्चर को समझेंगे। इट कैन लिंक टू अदर सब्जेक्ट द चाइल्ड इज लर्निंग अबाउट इन स्कूल। ये बच्चों को स्कूल में सीखे जा रहे अन्य विषयों के साथ जोड़ सकता है, ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, जोड़ सकता है। इट हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलपिंग देयर थिंकिंग स्किल। ये बच्चों को उनके सोचने के कौशल को विकसित करने में मदद करता है, ये भी सही है। तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, हैव अ रोल टू प्ले इन एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। प्रथम भाषा के अधिग्रहण में भूमिका होती है। थोड़ा सा हैंग हुआ है तो 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। ये क्वेश्चन हो गया था, बीच में से हल्का सा लेग आ गया था, ये पढ़ कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 48, हैव अ रोल टू प्ले इन द एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। नेचर नर्चर। प्रथम भाषा के अधिग्रहण में किसकी भूमिका होती है? प्रकृति की या पोषण की, दोनों की ही भूमिका होती है भाषा के अधिग्रहण में या एक्विजिशन में। जब बच्चा लैंग्वेज एक्वायर कर रहा होता है, एक तो उस लैंग्वेज को एक्वायर करने की उसकी मानसिक क्षमता का विकास उस समय तक हो जाना चाहिए, और उस समय का उस भाषा से रिलेटेड उसे इन्वायरमेंट भी मिलना चाहिए। तो दोनों ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड एज डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी की कौन सी बोलियां हैं, हिंदी भाषा की बोलियां कौन कौन सी मानी जाती है? अवधी और ब्रज, दोनों ही हिंदी भाषा की बोलियों के अंदर आती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, डोगरी लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। डोगरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया है? डोगरी भाषा को शामिल किया गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसके आधार पर हमारे जो 8th शेड्यूल है उसके आधार पर 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं कौन कौन सी है? ये रही आसमी, बंगाली, बंगाली बोलते हैं हम तो यहाँ पे सीधा, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मनपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 भाषाएं हैं जो 8th शेड्यूल के अंदर आती हैं।
क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट मेज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूल्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला ऑप्शन है इंफॉर्मेटिव टूल्स, टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स। सूचनात्मक उपकरण के अंदर पाठ, ध्वनि, ग्राफिक्स आते हैं। सिचुएटिंग टूल्स, वेब ऑथरिंग एप्लीकेशंस। स्थिति निर्धारण उपकरण में वेब संलेखन और अनुप्रयोग आते हैं। कंस्ट्रक्टिव टूल में सिमुलेशन एंड गेम्स आता है। रचनात्मक उपकरण में सिमुलेशन और खेल आएंगे। देखो पहला तो ठीक है, जो पाठ होती है, ध्वनि होती है, ग्राफिक्स होती है, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये इंफॉर्मेटिव टूल के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो सिचुएटिंग टूल होते हैं, स्थिति निर्धारण उपकरण है, इसके अंदर आते हैं आपके सिमुलेशन गेम्स। और जो कंस्ट्रक्टिव टूल्स होते हैं, इसके अंदर आते हैं आपके वेब ऑथरिंग या एप्लीकेशन जो भी हैं, ये सारी चीजें। तो पहला सही है, बाकी नीचे के दोनों गलत हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ओनली वन। ये आपके कुछ आईसीटी डिवाइस है, इनको कुछ 4 प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है इंफॉर्मेटिव टूल्स, सेकंड है सिचुएटिंग टूल, थर्ड है कंस्ट्रक्टिव टूल, इसके बाद है कम्युनिकेटिव टूल। इंफॉर्मेटिव टूल के अंदर क्या क्या आएगा? इंफॉर्मेटिव टूल के अंदर आपका मल्टीमीडिया आता है, इंसाइक्लोपीडिया, रिसोर्स अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, इस पर अवेलेबल जो भी चीजें हैं वो आ जाएंगी। आपका टेक्स्ट, साउंड, स्केच, वीडियो, ये इंफॉर्मेटिव टूल के अंतर्गत आ जाता है। सिचुएटिंग टूल के अंदर क्या आता है? सिमुलेशन आ जाता है, गेम्स आ जाते हैं, वर्चुअल रियलिटी वाले। कंस्ट्रक्टिव टूल के अंदर क्या आता है? इसके अंदर आपका वेब पेज आ जाता है, और वेब ऑथराइंग एप्लीकेशन जितनी भी है वो सारी आपके इसके अंदर आ जाएंगी। कम्युनिकेटिव टूल के अंदर आपका ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, चैट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड, ये सारी चीजें आपकी कम्युनिकेटिव टूल्स के अंतर्गत आ जाती हैं। इन्हें आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड फैक्टर्स दैट कम अंडर इट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से पर्यावरण के पहलू और इसके अंतर्गत आने वाले कारकों का कौन सा संयोजन सही है? बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का क्या होगा राइट आंसर। ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, रॉक्स। रॉक्स ह्यूमन ने बनाई है क्या? चट्टाने इंसान ने बनाई है? बिल्कुल नहीं बनाई है। नेचुरल एनवायरमेंट एयर, प्राकृतिक रूप से है वायु, बिल्कुल ठीक है। सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट से जाएंगे, ये भी ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में राजनीतिक संस्थाएं आएंगी। रॉक्स किस में आएंगी? रॉक्स आपके नेचुरल एनवायरमेंट के में, या हाँ नेचुरल एनवायरमेंट के अंदर रॉक्स आ जाएंगी। तो राइट आंसर रहेगा इसका फिर ऑप्शन नंबर है सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड सही है और फर्स्ट इसका गलत है। आगे बढ़ेंगे। ये कुछ चीजें हैं। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है? रोड, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है? आप खुद आ जाते हो, आपकी फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजियस, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे। इसके अलावा जो आते हैं वो आपके नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, इस बात को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कल्चर इज शेप्ड बाय नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स इन अ कम्युनिटी। कल्चर किसके अंदर आएगा? नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, विच पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज कैन नॉट बी फैसिलिटेट अफेक्टिव टीचिंग लर्निंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। कौन सी शैक्षणिक रणनीतियां पर्यावरण अध्ययन के प्रभावी शिक्षण अधिगम में सहायक नहीं हो सकती? पहला, फैसिलिटेट एक्सप्लोरेशन फ्रॉम अननोन टू नोन एंड एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। देखिए, जो अच्छी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलती है एंड नॉन टू अननोन चलती है। तो पहले का तो हम प्रयोग नहीं करेंगे। इनकरेज डायलॉग एंड क्वेश्चनिंग, इसका हम प्रयोग करेंगे। बच्चों को संवाद और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। डिजाइन रियल लाइफ बेस्ड लर्निंग इन योर क्लासरूम, ये भी हम करेंगे। अपनी कक्षा में वास्तविक जीवन आधारित अधिगम डिजाइन करेंगे। लेट्स चाइल्ड्स एनवायरनमेंट बी हिज हर लर्निंग लेबोरेटरी, बच्चे के वातावरण को उसकी अधिगम प्रयोगशाला ही बना देंगे हम, ये भी सही है। फर्स्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। हम चलते हैं नॉन टू अननोन एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, एवरी डे चिल्ड्रन एक्सपीरियंस द नेचुरल एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ। हर दिन बच्चे प्राकृतिक वातावरण का अनुभव किसके रूप में करते हैं? सीजन्स के थ्रू, रेन के थ्रू, सन के थ्रू। ऋतुएं, वर्षा, सूर्य।
तो इन तीनों के माध्यम से ही प्रतिदिन बच्चे प्राकृतिक वातावरण का अनुभव कर रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55। द contents in environmental studies are recognized about various curricular themes. Which of the following are those curricular themes? पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु विभिन्न पाठ्यचर्या विषयों के इर्द गिर्द व्यवस्थित की जाती है। निम्नलिखित में से वे पाठ्यचर्या विषय कौन कौन से हैं? आश्रय यानी शेल्टर, फूड यानी भोजन, वाटर यानी जल, ट्रेवल यानी कि यात्रा। इसके बाद दो और है, जो पहले नंबर पे आती है वो आती है परिवार और मित्र यानी फैमिली एंड फ्रेंड, और जो लास्ट थीम आती है वो होती है थिंग्स वी कैन डू एंड मेक, वस्तुएं जो हम बनाते और करते हैं। थिंग्स दैट वी डू एंड मेक, कुछ इसी प्रकार से है, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। तो चारों ही सही है, इसके अलावा दो थीम और आती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डजंट इंक्लूड, सूचना संचार प्रौद्योगिकी में शामिल नहीं है। क्या चीज शामिल नहीं है? रेडियो शामिल है, टेलीविजन शामिल है, टेस्ला ऑटोमोटिव ये आपका कम्युनिकेशन वाला नहीं है होगा, ये ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। टेलीफोन भी शामिल है, तो टेस्ला ऑटोमोटिव शामिल नहीं है, यही राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है। सुस्मिता मेक हर चाइल्ड रन बाय ऑफरिंग अ चॉकलेट। दिस गिवन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ ऑब्जर्वर बिहेवियर। सुस्मिता अपने बच्चे को चॉकलेट देकर दौड़ाती है, ये कथन किस प्रकार के अवलोकनीय व्यवहार को दर्शाता है? एमिटेड बिहेवियर या एलिसेटेड बिहेवियर, उत्सर्जित व्यवहार या अद्भुत व्यवहार। ये दर्शाता है उसके अद्भुत व्यवहार यानी एलिसेटेड बिहेवियर को। हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है, एलिसेटेड बिहेवियर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ओनली 2। यहाँ पर बी गलत लिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हम ये देख लेते हैं कि ये एलिसेटेड बिहेवियर क्या होता है। Elicited behavior when we want a child to behave in different way according to a social rule and norms, then we try to change the desirable behavior by teaching him in the same way. In example, we give chocolate to the child and say run, then we accept to child to do action for running away. तो ये एलिसेटेड बिहेवियर में होता है जब हम चाहते हैं कि बच्चा समाज के नियम के अनुसार कोई अपना व्यवहार एक्सेप्ट करे या उसी तरीके से बिहेव करे जैसा हम चाहते हैं, तो एलिसेटेड बिहेवियर आ जाता है। इमिटेटेड बिहेवियर क्या होता है? ऑन सम ओकेजन्स अ पर्सन परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एक्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल रिवॉर्ड। जब बिना किसी रिवॉर्ड के वो काम कर रहा होता है तो वह आपका इमिटेड बिहेवियर के अंतर्गत आ जाता है। एग्जाम्पल है, अ स्टूडेंट सोल्व अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एन अनयूजुअल मेथड, अ गर्ल परफॉर्म अ डांस विच शी डिड नॉट लर्न इन द डांस क्लास। एक बच्चा एक ऐसी मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर लेता है जो से नहीं पढ़ाई गई है। एक लड़की ऐसा डांस कर लेती है लेकिन वह डांस उसने कभी सीखा नहीं है। तो ये चीजें आती हैं इसके अंदर जिसमें कभी किसी प्रकार का रिवार्ड नहीं मिला फिर भी वो काम कर रहा है, वो इमिटेड बिहेवियर के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 58। प्रीपोजिशनल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक सच एज implications if then disjunctions either or both are attained by child during which stage of cognitive development of Piaget। प्रतीकात्मक तर्क के प्रस्तावनात्मक संयोजन जैसे निहितार्थ यदि तो वियोजन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? इफ देन आइदर और वाले क्वेश्चन बच्चा और लॉजिकल थिंकिंग के साथ बच्चा कब क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर देता है? तो जब वह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि चलती है 11-12 से 14-15 तक। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में गणित के उपयोग को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज द यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ। कौन सा एग्जाम्पल बताएगा? एक फुटबॉल टीम का कप्तान खिलाड़ियों को 5+3+2 या 4+3+3 जैसे निश्चित क्रम में रखता है। The captain of a football team puts the players in a fixed order like 5+3+2 and 4+3+3। बिल्कुल ठीक है, इसमें मैथ लग रहा है। खो खो कबड्डी जैसे खेलों की जगह तथा जरूरत की जागरूकता की आवश्यकता है। गेम्स लाइक खो खो एंड कबड्डी रिक्वायर्स स्पेस एंड अवेयरनेस। बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखो दोनों ही सही राइट आंसर है, दोनों में ही गणित का प्रयोग होता है। चाहे गेम्स खो खो कबड्डी ले लो, उनमें भी समय का बाउंडेशन रहता है, कितने समय के लिए कौन जाएगा और किस क्रम में
आप उनको भिजाते हो, तुम्हारा एक आउट होगा तो फिर हमारा एक वापस आएगा, इस तरह से दोनों ही हैं जिसमें आप मैथमेटिक्स को रियल लाइफ में प्रयोग कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 60, इंस्टेंट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ नंबर पैटर्न विदाउट काउंटिंग इज नोन एज। बिना गिनती के किसी भी संख्या के नंबर को तुरंत पहचानना, इसको किस रूप में जानते हैं? इसको जानते हैं सबटाइजिंग, सबटाइजिंग के रूप में जानते हैं। जैसे कि कोई भी एक पैटर्न लिखा हुआ है, जैसे 3 5 7, 3 5 3 5 7 11 13, इसमें पहचान जाएगा कि यार प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है। एक और जगह इसको यूज किया जाता है जब जैसे ये है, ठीक है, आप कोई पूछे कि ये कितने सर्कल्स यहाँ पर बने हुए हैं, तो बोलेगा 12 सर्कल्स हैं, बिना काउंट किए ये बता दिए कि ये 12 सर्कल्स हैं, तो ये भी सबटाइजिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट कम अंडर फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शारीरिक विकास गतिविधि के अंतर्गत नहीं आती है? स्काउटिंग, स्काउटिंग शारीरिक विकास गतिविधि के अंदर आएगी? बिल्कुल आएगी। डोर आउटडोर एथलेटिक्स, ये भी आता है। ड्राइंग फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं है, ड्राइंग एक तो आपका फाइन मोटर गतिविधि है और ये थोड़ा सा दिमाग पे ज़्यादा जोर डालती है। मास ड्रिल, मास ड्रिल भी आपका इसके अंतर्गत आएगा, ड्राइंग नहीं आएगा। ड्राइंग में छोटे रूप में फिजिकल चीज़ें प्रयोग हो रही है, सिर्फ हाथी का प्रयोग हो रहा है, लेकिन स्काउटिंग, आउटडोर एथलेटिक्स या मास ड्रिल की बात करें तो इसमें पूरे शरीर का फिजिकल हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, a communicable disease may spread when we use anything already used by someone such as towel, cup, handkerchief, etc. जो संक्रामक रोग हैं वो ऐसे ही फैलते हैं कि जो चीज़ किसी ने यूज़ करी हमने उसको यूज़ कर लिया। दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मोड थ्रू विच डिसीज कैन स्प्रेड। ये स्टेटमेंट किस तरह के मोड ऑफ डिसीज स्प्रेड के बारे में बात करता है? इंसेक्ट के माध्यम से या कॉन्टैक्ट के माध्यम से? तो ये बात करता है संपर्क के माध्यम से, इसको संपर्क का माध्यम ही बोलेंगे। किसी का यूज़ किया हुआ टॉवेल से आपने उसने मुंह पूछा, उसको मान लो किसी प्रकार का जुकाम है या कोई भी बीमारी है जो फैल सकती है बैक्टीरिया के थ्रू या वायरस के थ्रू, हमने भी वही यूज़ कर लिया तो वही बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर चले गए, तो ये कॉन्टैक्ट डिसीज के अंतर्गत आता है। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आप उस पर्सन से कॉन्टैक्ट करो, उसने जो चीज़ यूज़ की है वही चीज़ अगर आप यूज़ कर लोगे तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे, तो ये कॉन्टैक्ट के, इसको हम कॉन्टैक्ट ही बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली सेकंड। क्वेश्चन नंबर 63 है, द बॉडी इमेज ऑफ एन एडोलेसेंट हैज़ बीन फाउंड क्लोजली रिलेटेड टू disordered eating and nutritional disorders. Which of the following nutritional disorders is found in adolescents? एडोलेसेंट्स में दो तरह के न्यूट्रिशियल डिसऑर्डर्स हैं, एक तो ओबेसिटी है, जो हम जानते हैं ओबेसिटी क्या होता है, एक बुलिमिया है। बुलिमिया में क्या होता है, बुलिमिया में क्या करते हैं कि बहुत सारा खाना खा लेते हैं और फिर उल्टी कर देते हैं, ताकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब मेरा वजन कम हो जाएगा, जैसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा हूँ या खुद को लेकर बहुत कॉन्शियस है कि मेरा वेट गेन हो रहा है। तो उस एज के बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा खाना खा लेते हैं और बहुत सारा खाना खाने के बाद उल्टियाँ कर देते हैं, इसको बुलिमिया कहा जाता है। ओबेसिटी में बहुत सारा खाना खाते हैं वेट को बढ़ाने के लिए, जिससे वजन बढ़ जाता है, ये तो आप जानते ही। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। दोनों ही प्रकार के पोषण संबंधी विकार किशोरावस्थाओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, To avoid fire accident in school, which of the following measures should be taken by school authorities? स्कूलों में आग दुर्घटना को बचाने के लिए स्कूल अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाने चाहिए? टीचर एंड अदर स्टाफ शुड बी ट्रेन टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स, बिल्कुल किया जाना चाहिए ये। स्मोक डिटेक्टर्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन स्कूल, ये भी किया जाना चाहिए। टीचर्स और वहाँ का जो स्टाफ है उसको थोड़ा सा ट्रेन कर दो कि वो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सके, और स्मोक डिटेक्टर को भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो, ताकि पहले ही पता चल जाए, आग लगने से पहले ही जब थोड़ा सा धुआं उठे तो उसको वहीं के वहीं शांत किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 65 है, मेंटल वेलनेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। मानसिक स्वास्थ्य निम्नलिखित में से किस कारक पर आधारित है? प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, क्रिएटिविटी पर, या एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंज पर? तो देखिए आपका जो मेंटल वेलनेस है वो तीनों चीज़ों पर आधारित है। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति समय से समाधान कर पाएगा, उसके अंदर रचनात्मकता होगी,
परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता होगी। अगर कभी ऐसी सिचुएशन में जाए जहाँ पे उसको थोड़ा सा खुद को एडजस्ट करना पड़े तो फिर आराम से कर लेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66 है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड लाइफ स्किल्स एजुकेशन इन इट्स एफिलिएटेड स्कूल इन विच अकेडमिक सेशन। किस अकेडमिक सेशन ने जो केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड है उसने जीवन कौशल की शिक्षा देना प्रारंभ किया था? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 2003-2004 में लाइफ कौशल्स की एजुकेशन देना शुरू किया था। ये आपके 10 लाइफ कौशल हैं, जीवन कौशल हैं, जिन्हें हम लाइफ स्किल बोलते हैं। कौन कौन से हैं? सोशल के अंदर आता है सेल्फ अवेयरनेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड एम्पैथी। थिंकिंग के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इमोशनल स्किल्स के अंदर कोपिंग विथ इमोशंस एंड कोपिंग विथ स्ट्रेस ही आता है। याद कर लेना 10 लाइफ स्किल और किसके अंदर कौन सी लाइफ स्किल है ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67, Montessori outlined 5 specific benefits of gardening to children. Which of the following are those benefits? Montessori ने बच्चों को बागवानी के 5 विशिष्ट लक्षण बताए, निम्नलिखित में से वे कौन से हैं? पहला, लर्निंग टू केयर फॉर लिविंग क्रीचर एंड फॉर लाइफ, जीवित प्राणियों और जीवन की देखभाल करना, बिल्कुल ठीक है। एग्जीक्यूटिंग इंडिपेंडेंट वर्क विदाउट टू हेल्प ऑफ द टीचर, ये भी सही है, टीचर्स की मदद के बिना स्वतंत्र कार्य करना। डेवलपिंग इंटरपर्सनल स्किल, ये भी ठीक है, पारस्परिक कौशल विकसित करना। तीनों ही वे लाभ है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल स्टडीज? सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, सोशल स्टडीज कंबाइन सोशल साइंस सब्जेक्ट इन अनरिलेटेड वे। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान विषयों को असंबद्ध तरीके से जोड़ता है। असंबद्ध तरीके से तो नहीं जोड़ता, ये तो भाई इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, और ये कह रहा है अनरिलेटेड है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इट मीनिंगफुली इंटीग्रेट्स सोशल साइंस सब्जेक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप विद द सोसाइटी इन विच दे लिव्स, ये बिल्कुल ठीक है। ये समाज का मानव के साथ अध्ययन करता है जिसमें वे रह रहे होते हैं। सेकंड ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली 2। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस? किशोर अवस्था की अवधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, इट इज अ पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये बचपन और वयस्कता के बीच का जीवन काल है। इट इज अ ट्रांजिशन पीरियड दैट इन्वॉल्व्स ओनली बायोलॉजिकल चेंजेस, यह एक संक्रमण काल है जिसमें केवल जैविक परिवर्तन शामिल होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन गलत है, केवल जैविक परिवर्तन शामिल नहीं होते, बायोलॉजिकल परिवर्तन के साथ साथ उसके सोशल इमोशनल चेंजेस भी उसके अंदर आ रहे होते हैं। और पहला ऑप्शन तो सही है, यह चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का टाइम होता है, ट्रांजिस पीरियड भी इसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 1। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज डेवलप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज एमंग स्टूडेंट? शारीरिक विकास की गतिविधियां छात्रों में निम्नलिखित में से कौन से गुण विकसित करती हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास विकसित होता है, बिल्कुल ठीक है। जजमेंट, निर्णय की क्षमता विकसित होती है, ये भी सही है। स्पोर्ट्समैनशिप, खेल भावना भी विकसित होती है। तीनों ही गुणों का विकास होगा, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, किशोर अवस्था के दौरान मोटर विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विथ रेफरेंस टू मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बाद की किशोर अवस्था में शारीरिक क्षितिजा बढ़ जाती है। फिजिकल एंड्योरेंस सब्सिक्वेंटली इंक्रीज इन लेटर एडोलेसेंस। कंकाली वृद्धि मुख्य रूप से किशोर अवस्था के अवधि के दौरान नहीं होती है। स्केलेटल ग्रोथ डज नॉट ऑकर्स प्राइमरी ड्यूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड। देखो सेकंड गलत है, जो आपकी कंकाली वृद्धि है वह एडोलेसेंस में भी चलती रहती है, हालांकि उतनी तेजी से नहीं होती जितनी कि लेटर चाइल्डहुड में होती है। फर्स्ट में ये बोला है कि जो आपकी फिजिकल ग्रोथ है वो एक तरह से इंड्योरेंस मतलब होता है कि धैर्य के साथ, सहन शक्ति के साथ, यानी धैर्य आ जाता है, धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ती है। वो एक परिपक्वता के स्तर तक पहुंच जाती है, फिर वो हल्की हल्की ग्रोथ होती है जो एकदम से हम नहीं समझ पाते, जिसको एकदम से दिखाई नहीं देती वो, ठीक है, धीरे धीरे चलेती है वो आराम आराम से। तो फर्स्ट राइट है, सेकंड तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 72, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन इंडिया एट द लोअर प्राइमरी स्कूल लेवल सोशल साइंस आर टॉट एज द पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। भारत में निम्न प्राथमिक स्तर पर, इसको पूर्व प्राथमिक बोल देते हैं, सामाजिक विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन के भाग के रूप में पढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, पर्यावरण के अंदर ही सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों को साथ में पढ़ाया जाता है। इन इंडिया एट द अपर प्राइमरी लेवल सोशल साइंस आर टॉट एट द स्पेशलाइज्ड कोर्स। भारत में उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को विशेष पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है। देखो, जो अपर प्राइमरी लेवल आता है वहाँ पर साइंस को एक कोर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है कि यह एक कोर सब्जेक्ट है जिसके अंदर बच्चा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों ही चीज़ों को कवर करेगा, और जो सिविक है वो आपका पॉलिटी का ही पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक विशेष पाठ्यक्रम तो नहीं होता, एक कोर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। इसलिए यहाँ पर सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, अकॉर्डिंग टू जेम्स मार्सिया एलोबरेट ऑन एरिक्सन मॉडल। जेम्स मार्सिया ने एरिक्सन के मॉडल को थोड़ा एलेबरेट करा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द आइडेंटिटीज दैट एडोलेसेंट्स में अडॉप्ट। इनके अनुसार ऐसी कौन सी पहचान है जो किशोरों द्वारा अपनाई जाने वाली पहचानों में से एक नहीं है? इन्होंने 4 प्रकार की पहचानें दी हैं। 4 प्रकार की पहचान में एक आइडेंटिटी डिफ्यूजन है, आइडेंटिटी फोरक्लोजर भी है, आइडेंटिटी मोराटोरियम भी है, आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है। आइडेंटिटी क्राइसिस की जगह इन्होंने दिया था आइडेंटिटी एडेप्टेशन। ठीक है, तीनों सही है, चौथी वाली आइडेंटिटी इसके अंदर नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संकट पहचान इनके में नहीं था। चलो, अब ये 4 प्रकार की आइडेंटिटी के बारे में उन्होंने बात करी। आइडेंटिटी डिफ्यूजन क्या होता है? आइडेंटिटी डिफ्यूजन वो स्टेट होती है, मैं आपको सारे सोर्स में बता देता हूँ, आप इसको फिर बाद में पढ़ लेना। आइडेंटिटी डिफ्यूजन में बच्चा किसी प्रकार की गोल नहीं बनाता, अपनी किसी प्रकार की आइडेंटिटी नहीं बनाता, क्योंकि उसे किसी प्रकार का अनुभव नहीं है। सेकंड, आइडेंटिटी फोरक्लोजर में बच्चा ये करता है, बच्चे को अनुभव नहीं होता, इसलिए उसके बड़े या उसके पेरेंट्स या टीचर जो उससे बोलते हैं उसी प्रकार की आइडेंटिटी वह बना लेता है। अगला जो है आइडेंटिटी मोराटोरियम। आइडेंटिटी मोराटोरियम में बच्चा अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी एक फिक्स आइडेंटिटी नहीं बना पाता। जैसे कि कोई बच्चा सोचे कि यार मेरे को साइंस ठीक लगता है, तो बस साइंस की तरफ पढ़ गया, साइंस पढ़ रहा है, बहुत डिटेल में पढ़ रहा है, लेकिन तभी उसे लगता है यार सोशल साइंस भी तो ठीक है, फिर वो सोशल साइंस की तरफ भी मेहनत करके पढ़ेगा। यानी कि दोनों दिशाओं में मेहनत करने लगता है, वो हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा, वो दोनों ही प्रकार के। तो गोल को लेकर कंफ्यूजन तो उसका रहता है, लेकिन ये मेहनत करता है। पहले वाले में मेहनत ही नहीं कर रहा था, दूसरे वाले में पेरेंट्स ने जो बोला वही मान लिया, तीसरे में खुद करके देख रहा है। और चौथा है आइडेंटिटी अचीवमेंट। आइडेंटिटी अचीवमेंट वे स्टेट है जब बच्चा समझ जाता है कि मुझे क्या करना है, अपनी पहचान बना लेता है और उसी के अनुसार फिर वो काम करना शुरू कर देता है। तो ये थी आपकी जो मार्सिया के आइडेंटिटी के बारे में। 4 प्रकार के आइडेंटिटी हैं, चारों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंट कोर कंपोनेंट ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन लाइफ। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सामाजिक व्यवहार का अलग अलग मुख्य घटक है? तो इकोनॉमिकल बिहेवियर भी एक कोर कंपोनेंट है ह्यूमन के बिहेवियर का, और पॉलिटिकल बिहेवियर भी है, दोनों ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, विथ रिस्पेक्ट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई व्हाट शुड बी देयर इन स्कूल। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के संबंध में स्कूल में क्या होना चाहिए? प्रोविजन टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था बिल्कुल होना चाहिए। कवर्ड स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी का ढका हुआ भंडार, ये भी होना चाहिए। बी एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर अकॉर्डिंग टू द स्कूल स्ट्रेंथ, ये भी सही है, स्कूल की क्षमता के अनुसार पर्याप्त वहाँ पे पानी भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, योगा इंक्लूड्स द प्रैक्टिसेस ऑफ। योग में किसके अभ्यास शामिल है? यम, नियम, प्राणायाम, मेडिटेशन, चारों की चारों ही चीजें योग में शामिल है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक्सप्रेशंस ऑफ आइडियाज दैट क्रिएटेड बाय ह्यूमन इमेजिनेशन इज आल्सो कॉल्ड। मानवीय कल्पना द्वारा सृजित विचारों की अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है? मानवीय कल्पना द्वारा सृजित
विचारों की अभिव्यक्ति को कहा जाता है आर्ट, यानी कि कला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा, यानी एक ही ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, विच फैक्टर हैव बीन फाउंड टू इन्फ्लुएंस हेल्थ। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं या कौन से कारक पाए गए हैं। आपकी संस्कृति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी, बिल्कुल करेगी। आपका जेंडर करेगा, बिल्कुल करेगा। आपकी शिक्षा और साक्षरता करेगी, बिल्कुल करेगी। जो शिक्षित लोग हैं वो थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर ध्यान रखते हैं, साफ सफाई वगैरह रखते हैं। आपका जेंडर आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, और आप किस कल्चर में रह रहे हैं वो भी इन्फ्लुएंस करेगा। तीनों ही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट। कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा कौन सा कथन सही है। एजुकेशन इन आर्ट रेफर्स टू स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ ओनली ग्रामर इन एनी वन आर्ट फॉर्म। कला में शिक्षक किसी एक कला के रूप में केवल व्याकरण के विशेष ध्यान को संदर्भित करती है। आर्ट्स इन एजुकेशन एम्प्लॉयज ग्रामर, थ्योरी एंड टेक्निक एंड ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। सेकंड बिल्कुल ठीक है। शिक्षा में कला व्याकरण, सिद्धांत, तकनीकी का उपयोग करती है और व्यक्ति के विकास और वृद्धि में भी मदद करती है। तो पहले में केवल व्याकरण लिखा था, इसलिए पहला गलत हो गया, बाकी दोनों सही, बाकी दूसरा सही है। तो राइट आंसर फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80, द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इनकम्पासेस। बच्चे के शारीरिक विकास में क्या क्या चीजें शामिल हैं। बॉडीली चेंज, फाइन मोटर स्किल, शारीरिक परिवर्तन भी शामिल है एंड सूक्ष्म मोटर स्किल भी शामिल है, दोनों ही शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following activity cannot be included under the program health and hygiene। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि स्वास्थ्य और स्वच्छता के कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं की जा सकती। मेंटेनेंस ऑफ बुक रैक, कारपेट, कैलेंडर ईटीसी। बुक रैक, कालीन, कैलेंडर आदि का रख रखाव, बिल्कुल इसको तो शामिल करेंगे क्योंकि इसमें आप साफ सफाई के बारे में बात कर रहे हैं। बाइंडिंग बुक्स एंड नोटबुक, किताबें और नोटबुक की बाइंडिंग, इसमें भी ठीक ठाक काम चल रहा है। मेकिंग टी एंड कॉफ़ी, चाय माय बनाने में तो कचरा ही होएगा। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन स्कूल एंड होम, इसमें भी काम चल रहा है साफ सफाई करने में। इन तीनों में चल रहा है, लेकिन चाय और कॉफ़ी बनाने में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि वहाँ पे कोई हाइजीन की बात, हाइजीन का कोई पॉइंट इसमें लिखा हो या हेल्थ से रिलेटेड कोई पॉइंट इसमें लिखा हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, हु कम आउट विद द आइडिया नोन एज द ह्यूमन कैपिटल थ्योरी अप्रोच। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी अप्रोच जो थी वो सल्टजर ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एनआईओएस में इन सभी की थ्योरीज दे रखी हैं, हालांकि बस आप इनकी हेडिंग हेडिंग पढ़ लेना कि किसने कौन सी थ्योरी दी या किसने किस प्रकार का दृष्टिकोण, किसने किस प्रकार का आइडिया दिया, बस ये याद रख लेना। बाकी इनकी एक एक पेज की थ्योरीज दे रखी हैं पूरी डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 83, which organization launched a training program named Program of Mass Orientation of School Teachers। पी मोस्ट किसने दिया था। पी मोस्ट दिया था एनसीईआरटी ने। इन्होंने ये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सामुदायिक भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोकल पीपल प्रॉब्लम्स आर इजीली आइडेंटिफाइड बाय द हेल्प ऑफ कम्युनिटी। समुदाय की मदद से स्थानीय लोगों की समस्याओं की आसानी से पहचान की जा सकती है। विलेज एजुकेशन कमेटी कैन हेल्प टू डिसाइड वेयर अ न्यू स्कूल नीड्स टू बी ओपन्ड। ग्राम शिक्षा समिति यह तय करने में मदद करती है कि नया स्कूल कहाँ खोला जाना चाहिए। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 85, which of the following statement is correct in the context of teacher centered classroom। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। टीचर्स प्रेस्ड द चिल्ड्रन टू आस्क क्वेश्चन इन अ क्लासरूम। शिक्षक कक्षा में पूछने वाले बच्चों की प्रशंसा करते हैं, ये तो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की विशेषता हो गई। चाइल्ड सेंटर्ड जो होती है उसमें बच्चों को प्रश्न पूछने पर उनकी प्रशंसा की जाती है। मेमोराइजेशन वाज इम्पोर्टेंट मोर देन अंडरस्टैंडिंग। टीचर सेंटर्ड में यही चलता था कि याद करना समझने से ज़्यादा बेहतर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 86। हाउ इंक्लूडिंग वर्क इन कंप्लीट एजुकेशनल रूटीन हेल्प चिल्ड्रन इन एवरी सर्कमस्टेंसेस। संपूर्ण शैक्षिक दिनचर्या में काम करने को शामिल करने से बच्चे को हर परिस्थिति में किस प्रकार मदद मिलती है। पहला, चिल्ड्रन हैव मीनिंगफुल नॉलेज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। ये बात बिल्कुल ठीक, बच्चे को अपना जो समुदाय है उसके बारे में सार्थक ज्ञान होता है। चिल्ड्रन में लर्न स्किल विच एनेबल देम टू लीड अ क्वालिटी लाइफ। ये भी ठीक है, बच्चे ऐसे कौशल सीख जाते हैं जो उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाता है। चिल्ड्रन में गेट ए चांस टू कंप्लीट देयर हायर एजुकेशनल अलोंग विथ वर्क। ये भी ठीक, बच्चे को काम के साथ साथ अपनी शिक्षा पूरी करने का मौका भी मिल जाता है। इसलिए बच्चे की दैनिक दिनचर्या में काम को शामिल करना चाहिए, वर्क को शामिल करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो स्कूल में बच्चे हैं, जब इनके समर वेकेशन या विंटर वेकेशन आते हैं तो उस समय इनको किसी सेमिनार वगैरह में भेजना चलो ठीक बात है, लेकिन घर बैठकर छुट्टियां मनाने से बेहतर है कि आप उन्हें पार्ट टाइम किसी वर्क में भेज दो। 2 घंटे 3 घंटे कोई भी नया काम सीखने के लिए भेज दो, वो काफ़ी बेटर रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सर्व शिक्षा अभियान ट्राइज टू इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन। सर्व शिक्षा अभियान में से किस संघ को शामिल करने का प्रयास करता है। पीटीए पेरेंट टीचर एसोसिएशन, एमटीए मदर टीचर एसोसिएशन। इन दोनों ही संघ को शामिल करने की ये बात करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेंजमेंट फंक्शंस ऑफ द लीडरशिप। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का आकस्मिक कार्य है। मैनेजिंग टीचिंग वर्कलोड, टीचिंग वर्कलोड को मैनेज करना, ये बिल्कुल लीडरशिप का एक फंक्शन रहेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन स्कूल, ये भी काम है, यानी इन दोनों को तुरंत ही लागू कर देना चाहिए एक लीडर को। तो दोनों ही सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। इन विच एक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैज बीन इंश्योर्ड इन एजुकेशन। भारतीय संविधान के किस अधिनियम में शिक्षा में स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजाइन एक्ट 2014, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट 2018, ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक्ट 1987। देखिए, लोकल पंचायती राज को एजुकेशन में जो शामिल किया गया था वो किया गया था आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90 है द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन, किस पर आधारित नहीं है। द पर्सनल पर आधारित नहीं है, ये कॉमन यानी सभी के लिए एक पर आधारित है। द मोमेंटरी नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग है। ठीक है, तो दोनों पर आधारित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर दोनों पर नहीं है, ए हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 91, हाउ द राइट काइंड ऑफ एजुकेटर सीइंग द इनवर्ड नेचर ऑफ फ्रीडम हेल्प ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट। स्वतंत्रता की आंतरिक प्रकृति को देखते हुए सही प्रकार का शिक्षक प्रत्येक छात्र की किस प्रकार सहायता करता है। टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड हिज हर ओन सेल्फ प्रोजेक्टेड वैल्यूज एंड इम्पोजिशंस, ये बिल्कुल ठीक, स्वयं के द्वारा प्रक्षेपित मूल्यों और अधिरोहणों का अवलोकन करना और समझना। टू बिकम अवेयर ऑफ द कंडीशनिंग इन्फ्लुएंसेस अबाउट हिम हर एंड ऑफ हिज हर ओन डिजायर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, अपने आसपास के कंडीशनिंग प्रभावों और अपनी इच्छाओं के प्रति जागरूक होना। खुद के ऊपर जो प्रक्षेपित मूल्य है उनका अवलोकन करना, ये भी बहुत बढ़िया बात है। अपनी इच्छाओं के प्रति जागरूक होना, ये भी बहुत बढ़िया बात है। दोनों ही ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। श्रम के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोणों में से एक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द अप्रोचेस टू एक्सप्लेन टू इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर। हैंडपंप एक मजदूर के अनुभवों का उत्पाद रहा होगा। द हैंडपंप मस्ट बी द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ अ लेबरर। चरखी के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति ने कुएं के पानी से पानी निकाला देखा या वजन उठाया होगा।
अ पर्सन हु प्रपोज्ड टू द प्रिंसिपल ऑफ पुली मस्ट हैव ड्रॉन वाटर फ्रॉम वेल और लिफ्टेड अ बेड। देखिए हेडपम्प जिसको बहुत ज़्यादा मेहनत का अनुभव होगा, यार पानी खींचने में बहुत मेहनत लगती है, तो वहाँ से हेडपम्प का आविष्कार हो गया। कुएं में जो चरखी लगी होती है, जो पुली लगी होती है, उसका आविष्कार कुछ इसी प्रकार से हुआ होगा कि जो पानी खींचता होगा उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ती होगी, या कोई जो भारी वजन उठाता होगा या भारी वजन को ऊपर ले जाना होता होगा, तो उसे वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता होगा। इससे इन चीज़ों का आविष्कार हुआ है। तो दोनों ही चीज़ें क्या बताती हैं कि जहाँ पर ज़्यादा लेबर लगता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ उस लेबर को कम करने का साधन उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों ही चीज़ें ये बता रही हैं। हेडपंप भी ये बता रहा है, हेडपंप जो आजकल हम उपयोग करते हैं वो, और पुली जो है वो भी यही चीज़ बता रही है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। टू ब्रिंग अबाउट राइट एजुकेशन वी मस्ट ऑब्वियसली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ एज अ होल। टू सेटिस्फाई दिस स्टेटमेंट हाउ वी शुडंट थिंक, हमें किस प्रकार नहीं सोचना चाहिए। यह एक स्टेटमेंट है, अगर आप इस स्टेटमेंट को सर्च करोगे ऐसा कैसे लिख के, तो इससे संबंधित एक पूरा का पूरा आर्टिकल आ जाएगा जो ये कहता है कि हमें कॉन्स्टेंटली नहीं सोचना चाहिए, हमें ट्रूली एंड डायरेक्टली सोचना चाहिए। हमें कॉन्स्टेंटली क्यों नहीं सोचना चाहिए कि जो भी पर्सन कॉन्स्टेंटली सोच रहा होता है, वह एक ही तरह के बिहेवियर को रिपीट कर रहा होता है और वह समझता है कि उसकी ग्रोथ हो रही है, जबकि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, वह एक ही स्तर पर है, एक ही लेवल पर है। तो सिर्फ थर्ड के तरीके से हमें नहीं चलना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड के तरीके से चलना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओनली थर्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इंडियन इंडियन स्कूल में भी कैटेगराइज्ड एज। भारतीय स्कूल दोनों तरह के हैं, एलिमेंट्री स्कूल भी पाए जाते हैं, सेकेंडरी स्कूल भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ घूमे फिरे से सरफरे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर है जो सही तरीके से मैच नहीं है। यूज्ड प्लास्टिक कप इजिली अवेलेबल मटेरियल फ्रॉम नेचर, यही करेक्टली पेज्ड मैच नहीं है, पहला ही दिख गया। भाई प्लास्टिक कप्स नेचर में थोड़ी मिलते हैं। प्लांट इजिली अवेलेबल मटेरियल फ्रॉम नेचर, बिल्कुल ठीक। वुडन लो कॉस्ट मटेरियल है, ये भी ठीक है। शू बॉक्स बेस्ट मटेरियल है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। देखो 96 क्वेश्चन में यहाँ पे 16 नहीं 19 96 क्वेश्चन करा रहा हूँ और इतना बड़ा आ गया है 96 क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट पीपल एट डिफरेंट एज एंड कंडीशंस नीड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज, बिल्कुल ठीक है भाई। अलग अलग एज के और अलग अलग तरह की परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए खाने की पोषण की अलग अलग मात्रा चाहिए होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डजेंट सेटिस्फाई दिस गिवन स्टेटमेंट। अब ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है इसको कौन सा नीचे वाला स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं करता, देख लेते हैं भाई कौन सा नहीं करता है। फर्स्ट लिखा है इन्फेंट नीड्स मोर ऑफ विटामिन एंड प्रोटीन टू बिल्ड देयर बॉडीज एंड टू कीप डिसीज अवे, ये बात बिल्कुल ठीक। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा विटामिन एंड प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि उनकी बॉडी ग्रो कर रही होती है। अ हार्ड वर्क लेबरर हु डज अ लॉट फिजिकल वर्क नीड मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट टू गेट एनर्जी, ये भी ठीक है। भाई जो कोई मजदूर है जो बहुत काम कर रहा है तो उसे तो भाई कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दोनों ही चाहिए। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड लेस प्रोटीन टू बिल्ड देयर बॉडी, गलत है। ये कह रहा है कि बढ़ते हुए बच्चों के लिए कम प्रोटीन चाहिए, गलत है। नर्सिंग मदर एंड प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो नीड मोर ऑफ प्रोटीन टू सर्व द नीड ऑफ द ग्रोइंग बेबी, ठीक है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए भी अच्छा खासा प्रोटीन की आवश्यकता होगी ताकि उनका बच्चा अच्छे से ग्रो हो सके। तो सी ही गलत हो जाएगा। फर्स्ट ए बी डी सही है, सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी नॉलेज। सामुदायिक ज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, चलो इसको हिंदी में करते हैं। सामुदायिक ज्ञान व्यापक नहीं होता, ये गलत है। सामुदायिक ज्ञान तो बहुत व्यापक होता है। ये केवल गणितीय विषय के शिक्षण और सीखने का एक समृद्ध संसाधन है। भाई ये गणित, आपकी भाषा, आपका पर्यावरण, सबको सीखने के लिए एक समृद्ध संसाधन है। दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, नीदर वन नॉट सेकंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है इन इंडिया अ कैंपेनिंग इज गोइंग ऑन सेंडिंग चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप इन स्कूल थ्रू सर्व शिक्षा अभियान।
ऐसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आरटीई एक्ट आया, जिसके हिसाब से बोला कि 6 से 14 वर्षीय बच्चों को स्कूल भेजो। 99 विच फैक्टर विल अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन एमोंग स्टूडेंट्स। यार ये ट्रांसलेट नहीं हो पाया शायद, चलो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों का ग्रुप फॉर्मेशन करना है, तो आप क्या चीज़ है जो ग्रुप फॉर्मेशन को प्रभावित कर सकती है? अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस, बिल्कुल सही। वहाँ पर जगह है कि नहीं ग्रुप बनाने की, और ग्रुप में काम करने लायक समय है कि नहीं। नेचर ऑफ एक्टिविटी एंड इट्स पर्पस, आप ग्रुप में कौन सी एक्टिविटी करा रहे हैं और उसका क्या पर्पस होने वाला है, ये भी ग्रुप फॉर्मेशन को इफेक्ट करती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हैं आपके पास, तो उसमें भी आप ग्रुप बना सकते हो। आपके पास 15-20 बच्चे हैं तो आप ग्रुप बनाओगे, 3-4 बच्चों में क्या ग्रुप बनाओगे, एक ही ग्रुप बन जाएगा वो तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं, ऑप्शन नंबर बी। दिमाग चल गया तो क्वेश्चन कराने में। विच एज ग्रुप कैन बी कंसिडर्ड मेन पावर फॉर अ कंट्री, किस आयु वर्ग को किसी देश की जनशक्ति माना जा सकता है। तो जो यूथ होता है, जो यंग एज के होते हैं, तो 18 टू 65 ईयर्स, 18 से 65 साल की जो आयु वर्ग है उसको जनशक्ति माना जा सकता है। और ये हमने एक वीडियो में 100 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, किसी क्वेश्चन में डाउट रहे वो भी कमेंट करके बता देना। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया था, हाँ, अच्छा वो याद आ गया, एक ही क्वेश्चन रह गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। मैंने ये बोला था, ये क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे। पियाजे डिस्क्राइब द अनअल्फेलिक स्टेज ऑफ इन्फेंसी एंड द ऑडियो सॉरी ऑडिपल स्टेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो पियाजे ने पहली बात तो ये स्टेज ही नहीं बताई, ये स्टेज बताई थी सिगमंड फ्रायड ने, तो पहला तो यहाँ पे गलत हो गया। सेकंड है बाइगोत्स्की कैटेगराइज्ड अ सीरीज ऑफ स्टेज लाइक एफिलिएशन एज इन्फेंसी पीरियड एंड लर्निंग एज मिडिल चाइल्डहुड पीरियड। बाइगोत्स्की ने कई चरणों की श्रृंखला बनाई और संबद्धता को मध्य बचपन की अवधि के रूप में सीखने की विशेषता बताई। बचपन की अवधि के रूप में संबद्धता और मध्य बचपन की अवधि के रूप में सीखने की विशेषताएं बताई हैं। देखो सेकंड में हमने पियाजे का कोई सा बाइगोस्की का ऐसा कोई सा नियम नहीं पढ़ा जिसमें स्टेजेस के बारे में बात की गई हो। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन सेकंड सही करें या गलत करें, तो हम इसको देख के गलत कर सकते हैं, बट ऑफिशियल आंसर की ने सेकंड को सही माना है कि बाइगोस्की ने सीरीज ऑफ स्टेजेस बताई हैं कि इस तरह से लर्निंग चलती है। इस हिसाब से ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दिया है। ये तो हुई क्वेश्चन की बात। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आते हैं दिमाग पकाने वाले, ये वैसे ही क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो गया, सेकंड नहीं हो पाया। अगर हम बात करें बाइगोस्की ने, तो बाइगोस्की ने कुछ एज के लेवल्स तो दिए हैं, उस तरह से नहीं दिए लेकिन अलग तरीके से दिए हैं। ये मुझे दिख गया था सर्च करते टाइम, तो मैंने कहा चलो इसको ही अपन थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। इनके हिसाब से कि बच्चे की लाइफ में क्राइसिस आते हैं, किस प्रकार के क्राइसिस आते हैं। क्राइसिस एट एज 1, 1 साल की उम्र में क्राइसिस आते हैं, 3 साल की उम्र में आते हैं, और 7th साल जब वो 7 साल का था उस टाइप में उसमें क्राइसिस आते हैं। इन्फेंसी के टाइम पे आता है, अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे आता है, और मिडिल चाइल्ड के हुड के टाइम पर आता है। पहले क्राइसिस कब आता है, जब एकदम बिल्कुल उसके अंदर स्किल्स नहीं होती उन चीज़ों को करने की, स्किल सीख रहा होता है। सेकंड क्राइसिस अर्ली चाइल्डहुड में आता है, जब उसको किसी की सहायता की आवश्यकता होती है, उससे वह सीख रहा होता है। और लास्ट क्राइसिस कब आता है, जब अपने काम के लिए वो स्ट्रेटेजीज वगैरह बना रहा होता है। तो इस प्रकार से 3 तरह के क्राइसिस आते हैं, इन्हें आप एक बार पढ़ लेना। और हमने क्वेश्चन नंबर, हाँ इसको देख लिया था। ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के हिसाब से स्टेजेस दी हैं, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंट एंड जेनेटियल। तो इन स्टेजेस को भी आप एक बार देख लेना, किस स्टेज में किस प्रकार का बिहेवियर बच्चे का चलता है। तो ये थी हमारी आज की 100 क्वेश्चन की क्लास। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, किसी क्वेश्चन में डाउट रहे वे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी स्टडी मटेरियल या जो भी PDF वगैरह है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।